हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नदी का परिवहन कार्य। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था नदी अपरदन के रूप, ठीक है, और आधार तल। तो आधार तल हमने कितने रूप में देखा था? तो आधार तल 3 रूपों के होते हैं, स्थायी आधार तल, अस्थायी आधार तल और स्थानीय आधार तल। तो आधार तल किसे कहते हैं? तो जो नदी का जो तल होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? आधार तल कहते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? नदी का परिवहन कार्य, यानी कि नदी किस प्रकार से परिवहित होती है, ठीक है। तो नदियों द्वारा चट्टान चूर्ण या मलबा या अवसाद का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया को नदी का परिवहन कार्य कहते हैं। तो देखिए, नदी का परिवहन कार्य किसे कहते हैं? तो जब नदी किसी चट्टान के चूर को, ठीक है, जब चट्टान का जो टुकड़ा हो जाता है, तो बिल्कुल जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? चूर्ण कहते हैं। तो जो नदी क्या करती है कि चट्टानों के चूर्ण को या मलबा को या फिर अवसाद को एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक ले जाती है, तो वो उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? नदी परिवहन का कार्य, ठीक है। तो देखिए, यहाँ परिवहन को नियंत्रित करने वाले कारक, यहाँ कार्य नहीं होगा, यहाँ पे होगा कारक, ठीक है। तो अब जो नदी का परिवहन है ये किन चीजों से नियंत्रित होता है, ठीक है। तो एक तो होता है अवसाद भार की मात्रा, ठीक है। अगर अवसाद का जो भार है वो अगर ज्यादा हो जाएगा तो परिवहन जो है वो धीमा हो जाएगा, ठीक है। नदी के जल मार्ग का ढाल, अगर नदी जिस तरफ बह रही है, ठीक है, सपोज नदी इस तरफ बह रही है और इसका ढाल अगर इधर पड़ गया तो नदी की स्पीड, यानी कि नदी का जो वेग होगा वो क्या होगा? डबल हो जाएगा, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। नदी का प्रवाह वेग, यानी कि वही हो गया, नदी का जो स्पीड होगा, जो भी चाल है नदी की, तो वो जितना अधिक होगा, ठीक है, स्लो है, स्पीड है, वो उससे नियंत्रित होती है परिवहन, ठीक है। उसके बाद आता है नदी में जल का आयतन। नदी में जल का आयतन कितना है? अब देखिए, गिलबर्ट महोदय ने क्या कहा है? गिलबर्ट महोदय ने एक छठी शक्ति का सिद्धांत दिया है। अब देखिए, ये छठी शक्ति का सिद्धांत क्या है? तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि परिवहन शक्ति, नदी की जो परिवहन शक्ति होती है वो किसके समानुपातिक होती है? तो वो नदी के वेग के समानुपातिक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि नदी के वेग के 2 गुना होने पर परिवहन किए जाने वाले बोझ का भार 64 गुना हो जाएगा। नदी का वेग, ठीक है, नदी की जो चाल है अगर वो 2 गुनी होती है कहीं पर, तो जो परिवहन है वो उसका जो भार है वो कितना हो जाएगा? 64 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये किसका कहना था? तो ये कहना था गिलबर्ट महोदय का। तो उन्होंने क्या कहा कि नदी का वेग और इन्होंने क्या कहा गिलबर्ट महोदय ने कि नदी का वेग और नदी की परिवहन शक्ति के बीच संबंध के आधार पर एक सिद्धांत प्रतिपादन किया है, जिस सिद्धांत को क्या कहते हैं? छठी शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि नदी परिवहन शक्ति नदी के वेग की छठी शक्ति के अनुपात में होती है, ठीक है। इसका मतलब, अब देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि नदी का जो परिवहन शक्ति होता है, ठीक है, नदी की परिवहन शक्ति जो भी होती वो उसकी नदी का जो स्पीड है उसकी जो छठी शक्ति होगी उसके अनुपात में होती है। देखिए, इसको ध्यान से समझिए थोड़ा कि अगर नदी का वेग, यानी कि नदी का जो स्पीड है, अगर उसको 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो नदी की जो परिवहन शक्ति है वो 64 गुना अधिक हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ छठी शक्ति के बराबर होता है, ठीक है। अगर इसको 2 गुना करनी है, ठीक है, 2 गुना, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, ठीक है। 2 एकम 2 हो गया, 2 दूना 4, ठीक है, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 को 16 से डिवाइड करेंगे, नहीं, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, ठीक है, 32 दूना 64, ये 64 आ गया ना। अगर देखिए यहाँ पे परिवहन शक्ति मान लिए कितना हो गया? 2 गुना हो गया। नदी का जो वेग है उसको हम 2 गुना कर दिए, ठीक है। अभी मानते हैं सपोज 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी, ठीक है।
अब इसको हम क्या कर दिए कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिए सपोज, ठीक है। नदी तो इससे स्पीड चलती है, लेकिन हम अभी मान लेते हैं समझने के लिए, मान लेते हैं पहले 1 किलोमीटर चल रही थी, अब हम इसको क्या किए कि 2 किलोमीटर कर दिए, 2 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिए। इसका मतलब नदी का जो स्पीड है वो कितना हो गया, 2 किलोमीटर, 2 गुना हम कर दिए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर अब क्या बात आती है कि जो नदी का परिवहन होगा वो कितना हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगा। अब देखिए 64 गुना कैसे होगा, इसके 6 के अनुपात होता है ना, नदी का वेग कितना अनुपात होता है, छठी शक्ति के अनुपात में हो जाता है। तो देखिए हम 2 को कितने बार गुना करेंगे, 6 बार करेंगे, तो 2 एकम 2 हो गया एक बार, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, तो 64 आ गया ना। तो इस प्रकार से तो ये जो 64 आखिरी वाला आया ना, तो इतना क्या हो जाएगा, परिवहन शक्ति हो जाएगा, ठीक है, परिवहन का भार इतना अधिक हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। तो देखिए अब अगर हम इसको दूसरे शब्दों में अगर समझें तो नदी का वेग को अगर नदी का वेग 2 गुना होने पर परिवहन किए जाने वाले बोझ का भार 64 गुना हो जाएगा। इसका मतलब नदी पहले से 64 गुना अधिक भार का परिवहन करने लगेगी, ठीक है। अब देखिए नदियां जो है वो अवसादों का परिवहन बहुत सारे रूपों में करती हैं, ठीक है, जिसमें से पहला रूप तो आता है कर्षण द्वारा, ठीक है। ये क्या होता है, इसको कहते हैं लुढ़कर द्वारा, ठीक है, लुढ़क कर यहाँ, ठीक है, लुढ़क कर। उसके बाद दूसरा क्या आता है, उत्परिवर्तन द्वारा, उसके बाद आता है लटक कर और चौथा आता है घुल कर। अब देखिए एक एक करके हम इन सभी रूपों को देखेंगे कि किस किन रूपों में नदी जो है वो परिवहन करती है। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि कर्षण द्वारा, यानी कि लुढ़क कर किस प्रकार नदी जो है वो परिवहन करती है। तो देखिए जब चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े लुढ़कते हुए चलते हैं तो इस क्रिया को कर्षण कहते हैं। जब कोई चट्टान है, ठीक है, बड़े बड़े चट्टान, छोटे चट्टानी, बड़े बड़े चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हुए, तो वो क्या होते हैं, लुढ़क कर चलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लुढ़क कर या कर्षण द्वारा, ठीक है। इस विधि में चट्टानें जो हैं वो चट्टानों के टुकड़े क्या होते हैं, एक ही बार में परिवहित नहीं होते हैं, मतलब बल्कि वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, फिर वहां से तीसरे स्थान पर चलते रहते हैं, लुढ़कते रहते हैं, ठीक है। एक स्थान पर गए फिर वहां पर रुके, फिर दूसरे स्थान पर गए फिर रुके, फिर तीसरे स्थान पर गए फिर रुके। इस प्रकार से उनका क्या होता है, परिवहन होता है। घूमते घूमते बोलिए आप, ठीक है, घूमते 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 उनका क्या होता है, परिवहन होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, लुढ़क कर या कर्षण द्वारा, ठीक है। उत्परिवर्तन द्वारा में क्या होता है कि चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं वो जल के साथ नदी की तली पर उछल उछल कर स्थानांतरित होते रहते हैं, ठीक है। उछलने या फुदकने, ठीक है, उछलने के मतलब कोई भी चट्टान है तो वो नदी के सहारे पर नहीं चल रही, वो उछल रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ उछल गई, फिर यहाँ से यहाँ उछल गई, फिर यहाँ से यहाँ उछल गई, उछल उछल कर चलती है, ठीक है। तो इस विधि में क्या होता है कि चट्टान के टुकड़े, इस विधि में क्या होती है कि इनकी जो क्रिया होती है वो बहुत ही धीमी होती है, ठीक है। इस विधि से जो भी परिवहन की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। एक तो ये बहुत स्लो इनका परिवहन होता है, दूसरा कि ये उछल कर चलती है, ठीक है। तो ये देखिए, एक तो था कि वो लुढ़क कर चल रही थी, समझिए कि ये तली थी, तो इसी में वो गोल 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 घूमते हुए वो एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहित हो रही थी। उत्परिवर्तन में क्या होता है, यही चट्टान है, आप मान लीजिए यही चट्टान है, ठीक है। तो अब ये चट्टान तली में नहीं चलेगी, बल्कि तली से क्या होगी, कभी उछल कर यहाँ, फिर उछल कर यहाँ, फिर उछल कर यहाँ, इस प्रकार से इनका क्या होगा, परिवहन होगा। तीसरा क्या आता है हमारा, लटक कर। तो लटक कर किस प्रकार करती है, तो ये क्या है, एक सामान्य सा नियम है कि जल में जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनका भार क्या होता है कि कम हो जाता है। जब कोई चट्टान कण है, ठीक है, चट्टानों का जो भी कण होता है, जब वो चट्टान से अलग होकर नदी के जल में गिरते हैं तो जल की जो प्लवनशीलता होती है, ठीक है, उसकी वजह से उनका भार कम हो जाता है। और इस क्रिया की वजह से, इस क्रिया
के माध्यम से श्रेणी के अवसाद जल में लटकते रहते हैं और जल धारा द्वारा दूर तक बहा दिए जाते हैं। ठीक है, इस लटक कर विधि को हम लटकन विधि भी कहते हैं। चौथा आता है हमारा घुलकर। तो घुलकर क्या होता है कि चट्टानों में क्या होते हैं कि घुलनशील पदार्थ होते हैं जो कि जल के साथ मिल जाते हैं, फिर वो क्या होते हैं कि एक अदृश्य रूप से में बहने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 4 प्रकार से नदी जो है वो अवसादों का परिवहन करती है। पहला कर्षण द्वारा, दूसरा हो गया उत्परिवर्तन द्वारा, तीसरा हो गया कि लटक कर या लटकन विधि, चौथा हो गया घुल कर। ठीक है, तो पहला क्या होता है कि कर्षण द्वारा। इसमें क्या होते हैं कि जो बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े होते हैं वो क्या करते हैं, लुढ़क कर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। ठीक है, जिनका परिवहन होता है उन्हें क्या कहते हैं हम, कर्षण। दूसरा आता है हमारा उत्परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि एक चट्टान जो होता है वो दूसरे स्थान पर तली के सहारे नहीं बल्कि उस स्थान में उछल उछल कर चलता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। लटक कर क्या होता है कि चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं, तो जब बड़े चट्टानों के जो छोटे टुकड़े होते हैं तो जब वो जल में गिरते हैं तो उनका भार जो होता है वो जल की प्लवनशीलता बल के कारण कम हो जाता है, जिस वजह से वो जल में लटक लटक कर परिवहित होते रहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लटक कर। ठीक है, लटक कर विधि से ये चलते। चौथा आता है हमारा घुल कर। तो चट्टाने में कुछ घुलनशील पदार्थ भी उपलब्ध होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जल में घुल जाते, पूरी तरह से घुल जाते, फिर अदृश्य रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवहित होने लगते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, घुल कर विधि। उसके बाद अब आता है हमारा कि अपर्दन द्वारा उत्पन्न स्थल रूप। अपर्दन द्वारा किस प्रकार के स्थल रूप जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, तो नदी घाटी का विकास होता है। सबसे पहले अपर्दन के द्वारा जो स्थल रूपों का विकास होता है तो उनमें क्या आता है कि नदी घाटी का विकास होता है, जल प्रपातों का निर्माण होता है, जल गर्तिका का निर्माण होता है, संरचनात्मक सोपान का निर्माण होता है। उसके बाद नदी वेदिकाएं बनती है, नदी विसर्प बनते हैं, क्वेस्टा और शुकर कटक बनते हैं, संप्राय मैदान बनते हैं। तो ये सब एक एक करके, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है, तो हम क्या करेंगे, किसको शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है, छोटा करके हम कम में अपने आसान से भाषा में, इजी लैंग्वेज में हम कुछ ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, छोटी सी वीडियो में हम ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, नदी घाटी का विकास होता है। तो अब नदी घाटी एक प्रकार की तो होती नहीं है, नदी घाटी में भी कई प्रकार होते हैं। तो देखिए, एक तो नदी घाटी भी आकार की घाटी बनाती है। ठीक है, इंग्लिश का जो लेटर आता है वी लेटर, इस आकार की घाटी बनाती है। उसके बाद क्या होता है कि नदी घाटी का चौड़ा होना। ठीक है, घाटी जब चौड़ी होने लगती है तो उससे क्या होता है कि नदी विसर्प का निर्माण होता है और जल विभाजक या कटाव और खिसकाव होता है। फिर नदी घाटी क्या होती है कि लंबी भी होने लगती है और सरिता का क्या होता है, अपहरण और उससे उत्पन्न स्थल रूप होते हैं। ठीक है, अब भी आकार की घाटी में क्या होता है, घाटी का गहरा होना। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक तो भी आकार की घाटी बनती है, दूसरा गार्ज बनता है और तीसरा कैनियन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चलिए देखते हैं हम कि भी आकार की घाटी क्या होती है। तो भी आकार की घाटी में देखिए, नदी घाटी का विकास, वी आकार की घाटी, गाज और कैनियन। तो ये है वी आकार की घाटी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कंटूर लाइन है, गाज और कैनियन यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए आप, ये वी आकार की घाटी का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर वी आकार की घाटी, ये गाज यहाँ है, काफी गहरी हो गई है, घाटी की तली जो है बहुत ज्यादा गहरी होगी। ठीक है, और ये हो गया घाटी का किनारा। अब देखिए, ये आपको इंग्लिश लेटर वी की तरह आपको ये दिखाई देगा, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वी आकार की घाटी। तो देखिए, वी आकार की घाटी में क्या होता है कि सबसे पहले तो नदी अपनी तली को काट कर उसे गहरा करती है। वी आकार की घाटी में क्या होता है कि सबसे पहले तो नदी अपनी तली को काट कर क्या करती है, उसकी गहरा करती है, जिस वजह से नदी घाटी जो है वो, उसकी गहराई जो है वो बढ़ती जाती है और वो आकार में किस प्रकार की दिखने लगती है, तो वी जैसी दिखने लगती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से वो दिखने लगती है। ठीक है, पहले तो ये कटाव होता है, ये कटाव जो होता है बहुत ज़्यादा होने लगता है और ज़्यादा होते होते क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है। उसके बाद ये किस प्रकार की दिखने लगती है, तो इंग्लिश लेटर वी की तरह ये दिखने लगती है। देखिए, थोड़ी थोड़ी इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलती होंगी। ठीक है, और क्या होता है कि इसमें इनकी जो दीवारें होती हैं, ठीक है, ये, ठीक है,
तो इनकी ढाल जो होती है वो तीव्र ढाल होती है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी दीवारों की ढाल कैसी है, तीव्र, बिल्कुल खड़ी ढाल है, ठीक है। और नदी क्या होती है, बहुत ज्यादा संकरी यानी कि बहुत ज्यादा पतली हो जाती है। और इस तरह की घाटियों का जो है वो लगातार विकास होता रहता है, ठीक है, जिससे कि गहराई और आकार दोनों ही इसके बढ़ते रहते। इसका मतलब ये नहीं है कि इस घाटी का निर्माण के समय केवल कटाव ही होता रहेगा और घाटी गहरी ही होती रहेगी, बल्कि इसके विपरीत क्या होता है कि घाटियों में क्षैतिज अपरदन भी होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि सिर्फ इस तरह से इसका ऐसा नहीं है कि इसमें अगर लगातार विकास हो रहा है तो सिर्फ इसमें ऊर्ध्वाधर अपरदन होगा, इसमें क्षैतिज अपरदन भी होता है। अगर ये घाटी जो है वो अगर नीचे से गहरी होती जा रही है तो साइड में क्या होगी, ये चौड़ी भी होती जाएगी, ठीक है, इसमें क्षैतिज अपरदन भी होगा। और इसकी लेकिन गहरा होने का कार्य जो है वो हमेशा सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम वी आकार की घाटी। अब इसी वी आकार की घाटी को हम क्या करते हैं कि दो भागों में बांटते हैं। एक तो हम क्या कहते हैं, गार्ज, ठीक है, दूसरा हम क्या कहते हैं, कैनियन, ठीक है। एक क्या कहते हैं गार्ज और दूसरा क्या कहते हैं हम, कैनियन, ठीक है। तो देखिए गार्ज और कैनियन क्या होते हैं। तो गार्ज और कैनियन दोनों ही वी आकार की घाटियों के रूप में होते हैं, जिसमें किनारों की जो दीवारें होती है बहुत ज़्यादा खड़े और ढाल वाली होती है। और चौड़ाई की अपेक्षा अगर कंपेयर करें तो गहराई इसकी बहुत ज़्यादा होती है। चौड़ाई नहीं होती, इनकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये वी आकार की घाटी होगी, ठीक है। तो अगर हम एक और वी आकार की घाटी माने तो यहाँ पर देखिए इनकी जो गहराई है बहुत ज़्यादा है, ढालें बहुत ज़्यादा खड़ी है, बहुत ज़्यादा तीव्र ढालें हैं और इनका अभी क्षैतिज अपरदन नहीं हो रहा है। इसमें क्या होता है कि चौड़ाई की अपेक्षा गहराई जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये घाटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, तो इस पतली सी घाटी को हम गॉर्ज कहते हैं और इसी गार्ज को हम और क्या कहते हैं, कंदरा, ठीक है। अपने नाम भी सुना होगा कंदराएं, तो कंदराएं या कंदरा जो होती है वो गार्ज को ही कहते हैं। और ये गार्ज कैसी होती है, वी आकार की घाटी होती। कैसी वी आकार की घाटी होती, तो संकरी वी आकार की घाटी होती, पतली वी आकार की घाटी होती है, जिसकी ये दीवारें जो होती है वो खड़ी होती है, इनकी ढाल जो होती है वो खड़ी होती है, इनमें चौड़ाई की अपेक्षा गहराई अधिक होती है, ठीक है। तो इन्हीं गार्ज को क्या कहते हैं, कंदरा। आई होप आप लोगों को ये सब याद रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों में के अंतर केवल आकार का होता है, ठीक है। देखिए गार्ज और कैनियन में ऐसे तो इन दोनों में अंतर जो है वो बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सामान्य रूप में बहुत गहरी और जो मैंने आपको अभी बताया कि जो बहुत ज़्यादा गहरी और बहुत ज़्यादा संकरी घाटी होती है उसको हम गार्ज या कंदरा कहते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों में, कैनियन और गार्ज में, ठीक है, कैनियन और गॉर्ज में दोनों में किस चीज़ का अंतर होता है, तो दोनों में सिर्फ और सिर्फ आकार का ही अंतर होता है। इसका मतलब कि गार्ज का जो विस्तृत रूप होता है उसको कैनियन कहते हैं, गार्ज के विस्तृत रूप को क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं। गार्ज में दीवारों का जो ढाल होता है कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि दीवारें बिल्कुल लंब रूप में होती हैं, ठीक है। इस गार्ज में कभी कभी घाटियों का ये जो ढाल होती, घाटियों की जो ढाल होती है बिल्कुल ऐसे खड़ी होती है, ठीक है, बिल्कुल खड़ी ढाल होती है, ठीक है, कि इतनी खड़ी होती कि बिल्कुल लंब दिखाई देती हैं। वास्तव में क्या होता है, इसकी रियलिटी क्या है कि जब वी आकार की घाटी का ढाल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गॉर्ज का निर्माण होता है। गॉर्ज का निर्माण नदियों द्वारा गति से निम्न कटाव द्वारा होता है और कभी कभी इससे क्या होता है कि प्रपातों के द्रुत गति से पीछे हटने की वजह से भी गार्ज का निर्माण होता है। अब देखिए आप रांची पठार पर आप क्या देखेंगे, हुंड्रू घाघ जलप्रपात, ठीक है, उसके नीचे क्या बहती है, स्वर्णरेखा नदी बहती है और वहां पर क्या है एक जो वो किस तरह की, तो वो गार्ज है, ठीक है।
जोन्हा प्रपात है, उसके नीचे रारू नदी और दसम घाघ प्रपात है। ठीक है, ये सब किसके बारे में मैं बता रही हूँ, तो रांची पठार पर बता रही। ठीक है, रांची पठार पर क्या है, हुंडरू घाघ जलप्रपात है, जिसके नीचे क्या बहती है, स्वर्ण रेखा नदी बहती है। जोन्हा प्रपात पर क्या है, तो जोन्हा प्रपात के नीचे रारू नदी है। दसम घाघ प्रपात के नीचे क्या है, कांची नदी है। और फेरुआ घाघ प्रपात के नीचे क्या है, कारो नदी है। ठीक है, जिसके नीचे क्या हो गए हैं, संकरे गाज का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब दूसरा आप देखिए कि रीवा पठार जो कि कहाँ है, बिहार में है। तो ठीक है, वहां पर नदी पर क्या है कि चचाई गाज है। ठीक है, और महान नदी का केटवी गाज और टोंस नदी का पूर्वा गाज बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, महानदी, ठीक है, महाना नदी का जो केटवी गाज है और टोंस नदी का जो पूर्वा गाज है बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है। और जबलपुर के पास नर्मदा नदी का भेड़ा घाट संगमरमरी गाज बहुत ज्यादा क्या है, विश्व विख्यात है। ठीक है, वर्ल्ड फेमस है। क्या चीज, भेड़ा घाट संगमरमरी गाज। अब देखिए कैनियन किसे कहते हैं, तो गाज के विस्तृत रूप को ही क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं या फिर संकरी नदी कंदरा कहते हैं। इसका आकार क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा पतला होता है, संकरी होती है ये। और नदी के दोनों किनारे जो होते हैं वो खड़े होते हैं। नदी का तल जो होता है बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। अब क्या होता है कि जब कठोर और संगठित चट्टानों से होकर नदी अपनी घाटी को बहुत ज़्यादा गहरी करके ढाल वाली बनाती है, तब जो अपक्षय है और सामूहिक स्थानांतरण से ये खड़ी दीवारें जो है वो प्रभावित नहीं हो पाती हैं। तो दीवारों का जो ढाल है वो सीधा ही बना रहता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं, या फिर इससे क्या होता है कि कैनियन का निर्माण होता है। जब चट्टानों की कठोरता जो है वो कहीं कम और कहीं ज़्यादा होती है तो कैनियन की दीवार जो होती है बिल्कुल लंब ना होकर उबड़ खाबड़ हो जाती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये कैनियन है। ठीक है, कहीं पर अगर चट्टानें कठोर है, कहीं पर थोड़ी मुलायम है तो वहाँ पर क्या होता है कि ये दीवारें जो है कुछ इस प्रकार से हो जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, वी आकार की घाटी है, लेकिन इसमें दीवारें जो है वो वी आकार दीवारें जो है वो उबड़ खाबड़ हैं। देखिए, गाज या कैनियन का उदाहरण तो हर महाद्वीप में मिलता है। हिमालय पर्वत में सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों में जो है गाज वो हमेशा दिखते हैं। ठीक है, सिंधु नदी हिमालय को काट कर जो है वो 17,000 फीट गहरा जो है वो गाज होकर वो प्रभावित होता है। ठीक है, प्रवाहित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में जो है वो कैलोरेडो नदी से का क्या है, ग्रैंड कैनियन जो है वो वर्ल्ड फेमस कैनियन है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में क्या है, एक कोलोराडो नदी है। ठीक है, जिसका ग्रैंड कैनियन जो है वो वर्ल्ड फेमस कैनियन है। कोलोराडो पठार के जो प्लायोसीन युग का जो अंत में उत्थान हुआ था, उसी वजह से नदी के द्वारा निम्न कटाव की वजह से वहाँ क्या हुआ है, कैनियन का निर्माण हुआ है। और ये जो ग्रैंड कैनियन है इसकी गहराई कितनी है, तो 2088.3% 3 मीटर, सॉरी परसेंट नहीं मीटर, 2088.3 मीटर। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 482.8 किलोमीटर। ठीक है, उत्तराखंड में अलकनंदा नदी का कैनियन जो है वो 100 किलोमीटर लंबा है। तो देखिए, ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे चलकर आप लोगों को इसी को पढ़ना है। अगर आप गाज और कैनियन के बीच का डिफरेंस या वी आकार की घाटी नहीं जानिएगा तो फिर आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी जलप्रपात के प्रकार। ठीक है, अब मेन चैप्टर जो है हमारा यही से स्टार्ट होता है। जलप्रपात के प्रकार कितने हैं, तो इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। हमें डिटेल में क्या पढ़नी है, तो हमें डिटेल में पढ़ना है जलगर्तिका क्या होती है। ठीक है, निक पॉइंट प्रपात क्या है, संरचनात्मक सोपान किसे कहते हैं, नदी वेदिका किसे कहते हैं, और नदी विसर्प किसे कहते हैं। इन सबको हम, नदी विसर्प के कितने प्रकार होते हैं, निक्षेप द्वारा किस प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है, तो हमें इन सबको पढ़ना है। ठीक है,
जलप्रपात के बस प्रकार पढ़ेंगे, उतना डिटेल में हम इसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।